जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं। तो नए दिन के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत और एक नई क्लास की शुरुआत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 10th के बाद आप लोग क्लास 11th में आ चुके हो अब एक तरह से, क्योंकि सारे बच्चों ने अपने जो है एग्जाम दे लिए हैं बोर्ड्स के, और उन बच्चों को अच्छे से पता है कि भैया हमारे कितने मार्क्स आने वाले हैं। उसी अकॉर्डिंग काफी सारे बच्चों ने इन गर्मी की छुट्टियों में टाइम वेस्ट ना करते उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हमारी पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि अब सपने क्या है, बड़े हैं। और बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों को जो ये टाइम मिल रहा है, इस टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करना होगा। तो जल्दी से एक बार आ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन बच्चा आ चुके हैं। देन हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। और मैं भी चेक कर लेता हूं वॉइस वगैरह किसी तरह की तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फटाफट से जो भी आप लोगों के ग्रुप से बेटा फटाफट से शेयर कर दो यार, जल्दी से। देन सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। मैं भी चेक कर रहा हूँ कि क्लास में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं फिर लास्ट में कि सर वॉइस नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है। तो पहले चेक कर लिया जाए तो ज़्यादा सही है। तो क्या भाई रेडी है सारे के सारे? फटाफट से बोलो बेटा जल्दी से। चलो मैं भी चेक कर रहा हूँ, तब तक आप लोग भी यार एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए जल्दी से। और एक बार क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना, क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलो काफी सारे बच्चे आ चुके हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और मैं जैसा कि चेक कर पा रहा हूं एकदम क्लास ओके चल रही है बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूं, सबसे पहले तो ये बता देता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर मैथ का, और उसका नाम है समुच्चय। इंग्लिश में कहते हैं इसको सेट्स। इसको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। आप लोगों को जीरो से हीरो बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, मुझे अच्छे से पता है अभी। क्यों? क्योंकि क्लास 10th के बाद क्लास 11th में आए तो यार सारी चीजें न्यू है ना। वैसे तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो आप लोग, लेकिन सिर्फ क्लास 11th के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो काफी सारी चीजें आप लोग जो है वो न्यू सीखने वाले हो। तो पूरे लेक्चर को ध्यान से और अच्छे से सीखिएगा। किसी बच्चे का अभी नेम लेने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वैसे भी क्लास 1-2 मिनट थोड़ी सी लेट है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ यार कि क्लास की वजह से या टाइम की वजह से हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले एक अच्छे से मोटिवेशन की तरफ चलते हैं, देन हम जो है हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का मोटिवेशन क्या है आपका? जब सारी दुनिया कहने लग जाए कि तुम ये नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहना कि अब समय आ गया है संघर्ष करने का, और हो जाओ तुम तैयार, तुम्हारी जीत पक्की है। लोग कहते हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, कोई बात नहीं, इधर से सुनना इधर से निकाल देना, लेकिन अपने आप से बोलना कि भैया कैसे कह दिया यार इसने कि कैसे नहीं कर सकते, हम करके दिखाएंगे। और जैसे ही आप करने के लिए फर्स्ट स्टेप रखोगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पहला स्टेप रखते ही बाकी के स्टेप्स अपने आप खुद में खुद आगे बढ़ते रहेंगे। और जब आप फाइनली अपने गोल को अचीव कर लोगे, तो ये जो कहने वाले लोग हैं ना कि तुम नहीं कर पाओगे, ये आपके पीछे लगे होंगे और पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहे होंगे। इसलिए अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लो एक नई शुरुआत करने का, और अंजाम तक मैं ले जाऊंगा आप लोगों को, बस विश्वास रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। सेशन को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। पूरे सेशन में एकदम बेसिक से जीरो से हीरो बनाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा। ऐसा कोई भी छोटे से छोटा चीज नहीं रहेगा जो आप लोग इस चैप्टर में, या कोई ऐसा टॉपिक जो कि आप लोगों को लगे कि यार ये हमने नहीं सीखा है। ठीक, बस आप लोगों को ध्यान से और अच्छे से पूरे लेक्चर को अटेंड करना है। क्या सारे बच्चे रेडी हैं? फटाफट से बता दो भाई। क्लियर? चलो कॉपी पेन लेकर हाँ बैठ सकते हो आप लोग, और नहीं बैठे हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से लेकर जरूर बैठना है ना। आज सिर्फ और सिर्फ समझने पर फोकस करना। मैथ की क्लास में समझने पर फोकस किया करो। जितनी ज्यादा चीजें आप लोग समझोगे उतना बहुत अपने आप में इंप्रूवमेंट आप जो है यहाँ पर फेस करने के लिए आप देखोगे कि यार कितना सारा इंप्रूवमेंट हमारे अंदर आता जा रहा है, और कितने अच्छे तरीके से हम जो है एकदम परफेक्ट हो रहे हैं किसी भी टॉपिक को सीखने में। तो आज की हमारी क्लास क्या है बेटा? सेट्स की, समुच्चय की। समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट्स। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम बताऊंगा ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि हाँ भैया इंग्लिश में ये कहते हैं, हिंदी में ये कहते हैं। क्योंकि आप लोग जेईई का प्रिपरेशन करोगे, उसके बाद आईआईटी कॉलेज में जाओगे, एनआईटी कॉलेज में जाओगे, तो इंजीनियरिंग आप लोग इंग्लिश मीडियम में ही करने वाले हो वहाँ पर, है ना। वहाँ तो आपके पास लैंग्वेज जो है हिंदी नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए दोनों ही लैंग्वेज यूज करेंगे टर्म्स की, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ओके, चले आगे। चलो तो हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समुच्चय। क्या कहते हैं बेटा? समुच्चय। ठीक, और इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। अब यहां पर आप लोगों को दो पिक्चर नजर आ रहे हैं। देखो, घर में मेहमान आते हैं,
कहाँ बिठाते हैं? बाहर वाले रूम में। बाहर वाले में क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेहमान को सीधा अंदर थोड़ी ले जाते हैं, बाहर वाले रूम में बिठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। तो मेहमान से कहते हैं कि आइए बैठिए, है ना। अलग अलग स्टेट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग अलग बोला जाता है। राजस्थान में बोला जाता है कि विराजिए, ठीक है। विराजना मतलब होता है बैठना। तो भाई मेहमान आए, कहाँ बैठेंगे? सोफे पे बैठेंगे, ठीक है। मम्मी बोलेगी सबसे पहले मेहमानों के लिए क्या करो? पानी लेकर जाओ। तो आप फटाफट से क्या करोगे? ग्लास का सेट लाओगे, 4-5 कितने मेहमान हैं उतने ग्लास जो है ट्रे में जमाओगे और धीरे धीरे लेकर चलो भैया जी लीजिए लीजिए करोगे, ठीक है। शाम को खाने का टाइम होगा, खाना खिलाओगे, तो उसके लिए डिनर सेट लेकर आओगे। घर में होगा तो अलमीरा में से निकालोगे, नए नए जो है बर्तन उनमें रखोगे, तो वो हमारा डिनर सेट हुआ। तो भैया ये सेट्स है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने देखा है, ये एक कॉलम में पूरी जो ये बुक्स है ये पूरी सेट है। यहाँ पर इस कॉलम में पूरी बुक्स सेट है। तो यहाँ पर आपको जो रैक नजर आ रही है, इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें आपको नजर आ रहा है कि आपकी जो ये बुक्स है सारी क्या है? सेट है एकदम, है ना। पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में, इस तरह से। क्लियर है? ओके। तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो भैया ये सेट्स होता क्या है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आता है कि सर समुच्चय आखिर में कहते किसके? समुच्चय का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं समूह। क्या कहेंगे? समूह या ग्रुप। क्लियर? लेकिन होता कौन है? किसने दिया ये? जैसे आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी है, ज्यामिति। ज्यामिति के लिए हम कहते हैं कि ज्यामिति के जो ज्यादातर कंसेप्ट है वो किसने दिए? यूक्लिड ने दिए। इसलिए ज्योमेट्री के जो पिताजी हैं वो कौन है? यूक्लिड है ना। क्लास 9th में भी पढ़ा आप लोगों ने, क्लास 10th में भी पढ़ा, लेकिन क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हो ये सेट। तो ये सेट थ्योरी जो है किसने दी आखिर में? क्या किसी को कुछ पता है? क्या किसी को कुछ पता है किसने दी? ये सेट थ्योरी जो है ये हमारे इन भाई साहब ने दी। किन भाई साहब ने दी? इन्होंने। कौन है ये? सेट थ्योरी के पिताजी। कौन है बेटा? सेट थ्योरी के पिताजी। क्या नाम है इनका? जॉर्ज कैंटोर। क्या नाम है बेटा इनका? जॉर्ज कैंटोर। ये जॉर्ज भैया कहां से थे? ये जॉर्ज भैया जर्मन के गणितज्ञ थे। कहां के थे बेटा? जर्मन गणितज्ञ थे ये। इन्होंने सेट थ्योरी से रिलेटेड काफी सारे कंसेप्ट दिए, इसीलिए इन्हें सेट थ्योरी के पिताजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेट थ्योरी के पिताजी। क्लियर? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? कौन है ये? अरे बताया ना ये कौन है? सेट थ्योरी के पिताजी है। क्लियर? चलो, इन्होंने 1845 से 1918 के लगभग का जो है समय बिताया है। एक तरह से 1845 से 1918 तक का समय बिताया है। क्लियर? ओके भाई, सभी को समझ में आ गया? आप लोगों को जो है हमेशा ध्यान में रखना है सेट थ्योरी के पिताजी कौन है। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, डरता रहे फिर, है ना, कुछ भी नहीं होगा। ओके चलो, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे, एक एक करके सारे स्टेप्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले आता है आपके पास में सेट्स। आप लोगों से पूछा जाता है कि सेट्स आखिर में है क्या? डेफिनेशन क्या दोगे? क्या कहोगे? सेट्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती है आपकी वस्तुओं के या अवयव। वस्तुओं के स्थान पर आप क्या करोगे? अवयव भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वस्तुओं या अवयवों के सुपरिभाषित सुपरिभाषित का मतलब जानते हो? बोलो भैया, सुपरिभाषित का मतलब जानते हो? जो नहीं जानता है कोई बात नहीं, शर्माना नहीं है, हाँ या ना? जानते हो या नहीं जानते हो? फटाफट से बोलो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, बस पूरा लेक्चर ध्यान से और अच्छे से देखना है, ठीक है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय, ठीक है, समुच्चय कहते हैं। अब आप लोगों ने यहां पर नाम क्या सुना है? यहां नाम सुना है आप लोगों ने सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, है ना। अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही नाम सुना था, सुस्वागतम, है ना। सुस्वागतम मतलब पूरे आदर और सम्मान के साथ में हम किसी को बुलाते हैं, है ना। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं, सुपरिभाषित को इंग्लिश में कहा जाता है वेल डिफाइंड। क्या कहा जाता है? वेल डिफाइंड, ठीक। क्या कहा जाता है बेटा? वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड का मतलब है जो वस्तुओं के अनुसार ना बदले। ऐसी चीजें जो वस्तुओं के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। किसके अनुसार? व्यक्तियों
के अनुसार ना बदलें। ठीक है, आगे बात समझ में? क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट? बताओ भाई जल्दी से। चलो वापस से बताता हूं। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, जो कि व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से सारी चीजें समझाते हैं अभी आपको। यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स नजर आ रहे हैं, है ना? ध्यान से देखना। यहां लिखा हुआ है कि ये समुच्चय है या नहीं है, ये आपको बताना है। क्या? कि ये समुच्चय है या नहीं है। हमने कितने एग्जाम्पल्स ले रखे हैं? यहाँ पर 6 एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले 20 से कम, 20 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, 20 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। देखो, विषम प्राकृत संख्याओं की अगर मैं बात करता हूं 20 से कम, तो आप मुझे बताओ कौन कौन सी होती है? क्या क्या आता है आपके दिमाग में? आप कहोगे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, यही आता है? बोलो भाई, सभी के दिमाग में यही आता है? हाँ या ना? थोड़ी सी ठंड रखना, समझ में सब कुछ आएगा आप लोगों को अच्छे से। ठीक है, हाँ, वस्तुओं का वह संग्रह जो सुपरिभाषित हो, एक ही बात है बेटा, है ना? क्लियर? अब देखो, यहां पर आप लोगों को 20 तक विषम संख्याएं लिखनी है, वो भी प्राकृत। तो प्राकृत संख्या आप लोगों को पता है, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बोला है कि 20 से कम। किससे कम? 20 से कम। तो 20 से कम ये आपको नजर आ रही है, आ रही है ना नजर? तो ये क्या हुआ आपके पास में? अगर आपसे मैं कहता हूं कि भैया ये समुच्चय है, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये समुच्चय है, तो आप भी यही आंसर दोगे इस क्वेश्चन का। 20 से कम प्राकृत संख्याओं के आप जितने भी बच्चों से पूछोगे विषम प्राकृत संख्याओं के, तो वो यही बताएंगे। मुझसे पूछोगे तब भी यही कहेंगे, आदित्य से पूछोगे आदित्य कहेगा यही आंसर है, स्नेहा कहेगी यही, नितिन कहेगा यही, अनिल कहेगा यही, संजीव कहेगा यही। रीजन क्या है? क्योंकि ये व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदल रहा है, ये सभी के लिए समान है। यह है सभी के लिए समान है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा तो यही तो सुपरिभाषित हुआ। तो ये क्या है? हमारा समुच्चय है, और जो समुच्चय है मैं उस पर राइट लगा रहा हूं। ठीक है, क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट आपके पास आता है ऑप्शन यहां पर 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी। ठीक है, अब यहां पर बोला है 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी। कौन से खिलाड़ी भैया? क्रिकेट के भी हो सकते हैं, फुटबॉल के भी हो सकते हैं, बैडमिंटन के भी हो सकते हैं, टेनिस के भी हो सकते हैं। अगर मैं 5 खिलाड़ियों की बात करता हूं तो मैं मान लो 5 खिलाड़ी में बताता हूं। धोनी, ठीक, जडेजा, और शर्मा जी को भी ले लेते हैं, रोहित, ठीक, और किसको ले भाई बता दो? सहवाग और द्रविड़। ठीक है, ये मेरे 5 खिलाड़ी हो गए। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप बताओ अपने 5 खिलाड़ी कौन से हैं सबसे फेवरेट, तो आलोक ने कहा जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गया, ठीक है, अभिषेक ने कहा शुभमन गिल हो गया, ठीक, शिवम मिश्रा ने कहा सचिन हो गया। तो यहां पर व्यक्तियों के अनुसार आंसर जो है अलग अलग मिलता जाएगा। जहां व्यक्तियों के अनुसार हमें आंसर अलग अलग मिल रहा है वो हमारा समुच्चय हो ही नहीं सकता, इसलिए ये हमारा समुच्चय नहीं है। क्लियर? बताओ भाई, बताओ जल्दी से बताओ। क्लियर है सभी को? टैग भाई, शुभ भाई, विराट, प्रणाम, रोहित। देखो सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, है ना? गिल, विराट आ रहा है, किसी का कोहली आ रहा है, तो विराट कोहली एक ही तो बात है यार, क्या अलग अलग दे रहे हो, कैसे बातें कर रहे हो? रोहित शर्मा हो गया, है ना, करण शर्मा हो गया, शुभमन गिल हो गया, वृद्धिमान शाह हो गया, ऋषभ पंत हो गया। तो सबके अलग अलग, जो जिसका फेवरेट है उसको वो खिलाड़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर व्यक्तियों के अनुसार राय बदलेगी, जहां व्यक्तियों के अनुसार राय बदलेगी वो हमारा समुच्चय नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला कहा जाता है कि अंग्रेजी वर्ण के स्वर। अब अंग्रेजी वर्ण के स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, यही होते हैं। मुझसे पूछोगे तब भी यही, सोनू कुमार से पूछोगे, सोनू कुमार भी कहेगा ये, रंजन भी कहेगा ये, नीतू भी कहेगी ये, स्पोर्ट्स भाई भी कहेंगे, रविंद्र कुमार भी कहेंगे, दिलीप कुमार भी कहेंगे, हैंडसम ब्रदर भी कहेगा, ठीक है, सारे वीरेंद्र पाठक, शालिनी, किसी से भी पूछ ले, सारे बच्चे क्या कहेंगे यहाँ पर कि भैया
अंग्रेजी वर्ण के जो स्वर हैं वो सिर्फ और सिर्फ ए ई आई ओ यू ही हैं। सभी के अनुसार आंसर सेम रहेगा। जहां पर सभी के अनुसार आंसर सेम है वह हमारा स्वर, वह हमारा समुच्चय है। क्लियर? बताओ भाई जल्दी से, क्या सभी को क्लियर है? हाँ या ना? क्या सभी को क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? देखो सेशन को लाइक करने में कमी नहीं रहनी चाहिए अगर तुमको पूरा समझ में आए तो, है ना। मैं जबरदस्ती लाइक करवाने नहीं आया हूं किसी को। बस तुमसे मैं एक ही बात कहूंगा, सेशन पूरा अटेंड करना और ध्यान से सारी चीजें सीखना, मजा आएगा तुमको सब कुछ, है ना। क्लियर? और सेशन को शेयर करते रहना। आगे देखते हैं बेटा, अगला संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड, क्या ये समुच्चय है? तो सबसे पहले तो 18 लो भाई। अब 18 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 से करोगे तो ये 9 बार गया, फिर 3 से करोगे तो 3 बार, फिर 3 से करोगे तो 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणा 3 आएंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या ये समुच्चय है? क्या ये समुच्चय है? हाँ या ना? तुम करोगे तब भी यही करोगे, मैं करूंगा तब भी यही करोगे। कोई कहेगा कि मैं तो ये नहीं करूंगा, तो बेटा तू गलती करेगा फिर तो, तभी तो तेरा आंसर ये नहीं आएगा। तो ये भी हमारा क्या है? समुच्चय है। क्लियर? नेक्स्ट, दुनिया के 2 सबसे खतरनाक जानवर, दुनिया के 2 सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से भैया? अपने आप को काउंट मत करना, पहली बात तो मैं बता देता हूं, है ना। ओके रवि भाई, दुनिया के 2 सबसे खतरनाक जानवर के नाम बता दो आप लोग। आप लोगों से पूछता हूं, कोई कहेगा शेर, कोई कहेगा चीता, कोई कहेगा हाथी, कोई कहेगा गेंडा, कोई कहेगा हिरण, किसी को हिरण भी खतरनाक लग सकता है, कोई कहेगा खरगोश, है ना, लग सकता है ना। हाँ ये देखो आगे ना रुझान आगे, मुझे पता है अच्छे से। कोई टाइगर कहेगा, कोई लोयन कहेगा, कोई एलिफेंट कहेगा, है ना। ठीक है, कोई चीता कहेगा, कोई पैंथर कहेगा, है ना, कोई स्पाइडरमैन कहेगा, कोई स्नेक कहेगा। मतलब यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों की राय आएगी। तो ये हमारा समुच्चय नहीं है, यह हमारा समुच्चय नहीं है। ठीक है, हाँ बकरी चूहा, सही बात है बेटा। नन्ही सी चींटी, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर नन्ही चींटी, है ना, नन्ही सी चींटी, यही दुनिया की सबसे खतरनाक जानवर लगी। वाह भाई वाह। ठीक है, चलो तो ये हमारा समुच्चय नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला समीकरण। आपको दी गई है x² बराबर 16, यह आपके पास में है। ठीक, आपको इसको हल करना है। हल करोगे तो इसका आंसर आएगा +-4। मतलब या तो x का मान यहां देखोगे तो या तो x का मान +4 आएंगे या -4 आएंगे, यही आएंगे। अब आपके अनुसार भी यही आंसर आएगा, मेरे अनुसार भी यही आंसर आएगा, किसी तीसरे को इंक्लूड करके उससे पूछोगे तब भी यही आंसर आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा समुच्चय है। क्लियर? अब सभी को बात समझ में आई या नहीं आई? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो भाई, हाँ या ना। क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं? चलो, तो कुल मिला के हम समुच्चय या सेट्स किसको कहते हैं? समुच्चय हम कहते हैं जिसमें या वह मान जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। ठीक है, व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, अर्थात अवयवों का संग्रह, अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। क्लियर है सभी को? बता दो भाई, क्या सभी को क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। सेट है मामला? एकदम आसान है। मैं पहली बात बता देता हूं, देखो 11th की जो मैथ है वो तुम्हारे लिए पूरी न्यू है। ठीक है, इसीलिए जब भी मेरी क्लास हो, क्लास डेली अटेंड करना है। ठीक है, और जो आज पढ़ाया गया है उसको साथ ही साथ रिवाइज करना है। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस। अगर आप डेली पढ़ रहे हो, रेगुलर क्लास मेरी अटेंड कर रहे हो, जब भी मेरी क्लास हो रही है जो पढ़ाया जा रहा है उसको ऑन द स्पॉट या ऑन द डे जो कंप्लीट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 90-95 की बात ही नहीं करता हूं, मैं सीधी 100 की बात करता हूं। लेकर आओगे और प्रूव करके दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, मेरी बात नहीं सुनते आप, सुनाओ भाई सुनाओ, किस किस की बात सुनूं?
मेरी क्लास कितनी बजे होगी? मेरी क्लास वीक में 2 दिन होगी। कितने दिन होगी? वीक में 2 दिन होगी। मैं ये भी बता देता हूँ तुमको कब कब होगी। एक तो आज बुधवार हो गया, ठीक है, और एक शनिवार। ओके, ये 2 दिन मिलेंगे अपन 7 बजे। कितनी बजे? 7 बजे। ये ध्यान रख लेना। क्लियर? आगे बात समझ में? YouTube पर मेरी 2 दिन क्लास होगी, एक दिन बुधवार को, एक दिन शनिवार को शाम को 7 बजे। फिर धीरे धीरे हम जो है इस क्लास को इंक्रीज करेंगे। अभी एक बार सारे बच्चे जो है धीरे धीरे आने लग जाए। ओके, चलो अब देखते हैं हम आगे समुच्चय का निरूपण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। किसका? सेट्स का। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। समुच्चय का निरूपण आपको पता है कितने टाइप में होता है? 2 टाइप में। कितने टाइप में? 2 टाइप में, ठीक है। पहला रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, ठीक, या सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप, ठीक है। रोस्टर रूप को इंग्लिश में भी रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रूप का मतलब फॉर्म, और सारणीबद्ध को इंग्लिश में कहते हैं टेबुलर। क्या कहते हैं बेटा? टेबुलर। क्या कोई परेशानी नहीं? चलो, दूसरा आता है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं पहले इनको समझते हैं हम 1 बाय 1। समझ लें इनको, दोनों को 1 बाय 1 समझ लें। PDF कहाँ मिलेगी? सारी चीजें मैं बता दूंगा। शांति रखो, थोड़ी सी ठंडे रखो, बस अच्छे से पूरी क्लास अटेंड करनी है, इतना सा ध्यान रखना। जिसने नहीं करी फिर मुझसे मत कहना, जिसको दिक्कत होगी फिर मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। ओके, पूरा टाइम टेबल बेटा मैं शेयर करवा दूंगा। अभी यहाँ पर फोकस करो, पहला ही लेक्चर है और पहले ही लेक्चर को इस कदर समझना है कि प्यार हो जाए मैथ से। मुझसे करो या ना करो, मैथ से जरूर करना, क्योंकि काम तुम्हारे यही आएगी, ठीक है। और मुझसे इसलिए करोगे क्योंकि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, है ना। चलो तो आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म की मैं बात कर लेता हूँ, है ना। क्या होता है रोस्टर फॉर्म? मान लो आपको कोई यहाँ पर समुच्चय दिया गया है। एक चीज तो मैंने यहाँ पर बताया नहीं यार आपको, साथ में एक चीज और मैं बता देता हूं, ठीक है। समुच्चय को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसके अवयव को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d, इस तरह से हम इनको दर्शाते हैं। ये ध्यान रखना, कोई भी समुच्चय होगा उसको ABCD मतलब कि कैपिटल जो हमारी ABCD होती है, कैपिटल अल्फाबेट लेटर से हम दर्शाते हैं। और इसके जो अवयव होते हैं, अवयव को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स, इनको हम स्मॉल ABCD से दर्शाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं समुच्चय का निर्माण। समुच्चय का निर्माण कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से। यह हो गया आपका पहला टाइप और यह हो गया आपका दूसरा टाइप। अब पहले टाइप में क्या आता है? पहले टाइप में आपके पास में आता है यहाँ पर कि रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप क्या है। तो ध्यान रखना एक बात, समुच्चय के जो अवयव रहेंगे, मान लो कोई भी समुच्चय आपके पास में A, ठीक है। अब इसके अवयव हमारे पास, इसके अवयव क्या लेते हैं हम? इसके अवयव ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे हमने पहले लिया था 10 तक विषम संख्या, 10 तक प्राकृत विषम संख्या है, ठीक है। क्या लेते हैं? 10 तक प्राकृत विषम संख्या है, ठीक है। विषम प्राकृत संख्या एक ही बात है, 1, 3, 5, 7 और 9। क्लियर? इनको आप सबसे पहले क्या करोगे? मंजिला कोष्टक में लिखोगे। किस में लिखोगे? मंजिला कोष्टक में, है ना। ये साइन बनाने में बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाओगे। जब बनाने लगोगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे। अवयव क्या होते हैं बेटा? ये ए का मतलब तो समुच्चय हो गया, ठीक है। और ये इसके अंदर जो ये नजर आ रहे हैं ना 1, 3, 5, 7, ये इसके अवयव है। क्लियर? इसको कहते हैं मंजिला कोष्टक, ठीक है, मंजिला कोष्टक, ठीक। आगे बात समझ में? तो इसमें अवयव को मंजिला कोष्टक लगाकर लिखते हैं और अवयव के बीच में कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। 2 बात क्या कहा? एक तो आपको अवयव को मंजिला कोष्टक में लिखना है, ठीक है। किस में लिखोगे? मंजिला कोष्टक में। क्लियर? और एक इसमें क्या करोगे? कॉमा लगाओगे। क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। क्लियर है?
क्या कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी नहीं? चलो एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या है? वो पॉइंट है आपका कि इसमें अवयवों को आप ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। ऊपर नीचे से मतलब कि जैसे आपने यहाँ पर जो है बोला गया है कि 10 तक विषम प्राकृत संख्या लिखी है, तो आपने लिखा है 1 3 5 7 9। आप चाहो तो इसको 9 5 7 1 3 इस रूप में भी लिख सकते हो। क्लियर है? फटाफट से बताइए, क्या सभी को समझ में आ गया यहां तक, या किसी बच्चे को कोई परेशानी, या किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ या ना? चले आगे। चलो अब बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप की। अभी मैं आपको एक एक करके इनके एग्जांपल्स को और जो है अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है? थोड़ी सी ठंडे रखना। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? तो समुच्चय निर्माण रूप के बारे में बात करते हैं। समुच्चय निर्माण रूप का मतलब हुआ कि इसमें आप एक तो क्या करोगे, अवयव जो रहेंगे ना उनको संकेत के अनुसार मंजिला कोष्ठक में लिखोगे। किसके अनुसार? संकेत के अनुसार। किसमें लिखोगे? मंजिला कोष्ठक में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि संकेत के अनुसार कैसे? तो इस विधि में मंजिला कोष्ठक में अवयवों के लिए या तो हम कोई x मान लेंगे या कोई और, ठीक है? कोई सा भी संकेत लिख सकते हो, x या कोई और संकेत लेकर गुणधर्म के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में? गुणधर्म के रूप में लिखते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें अभी मैं आपको पूरी बताऊंगा। अभी एक बार थोड़ा सा बस बेसिक ध्यान रखो। अभी कुछ एग्जांपल्स आएंगे ना तो आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएगी। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, अभी मौका है, समय बाद में जो है बड़ी दिक्कत देगा। सही बात है भाई, दिक्कत तो देता है समय। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी आई है तो बताओ। रोस्टर रूप में क्या करते हैं हम? अवयवों जो समुच्चय हैं एक तो उसको मंजिला कोष्ठक में लिखते हैं, साथ ही साथ कॉमा का यूज करते हैं। और अवयवों का जो है यहाँ रिपीटेशन नहीं होता है, यहाँ पर अवयवों का रिपीटेशन नहीं होगा, है ना? रिपीट नहीं होंगे अवयव, यहाँ पर रिपीट नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना। अब वन बाय वन में आपको बताता हूं। जैसे आपके पास में एक एग्जाम्पल था, ठीक है? कुछ उदाहरण ले रहा हूं, इनको समझने की कोशिश करना। एक उदाहरण लिया मैंने कि 18 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 18 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है? इसको क्या करना है भाई? इसको आपको लिखना है रोस्टर रूप में। किसमें लिखना है? ठीक है, इसको किसमें लिखना है बेटा? रोस्टर रूप में लिखना है। पहले आपको मैं रोस्टर रूप बता देता हूं पूरा। रोस्टर रूप, ठीक है? किसमें लिख रहे हैं हम? रोस्टर रूप के अंदर लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना। सारणीबद्ध रूप आए या रोस्टर रूप आए, दोनों को एक ही बात नाम से जाना जाता है। देखो अब 18 के गुणनखंड आप करोगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। मतलब आपके पास में मान लो ये कोई ए समुच्चय है, ठीक है? अब आप क्या करोगे? आप लिखोगे इसको 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब कि 2,3,3 के रूप में। जैसे ही आपने ये लिखा, ये आपका आंसर गलत हो गया। जैसे ही आपने ये लिखा, ये आंसर आपका गलत हो गया। मानस, मुस्कान, दिव्या, सभी को क्लियर है बेटा? वापस से रिपीट कर रहा हूं, है ना? जैसे ही आपने इस तरह से लिखा, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो जो समुच्चय दिया जाएगा उसको आप क्या करोगे? समुच्चय के अवयव जो रहेंगे उनको मंजिला कोष्ठक के अंदर लिखोगे, ठीक? दूसरी बात, अवयवों को कॉमा लगाकर लिखोगे। आप कहोगे कि यहां भी तो कॉमा लगा रखा है। अरे भाई, मैंने ये भी कहा है कि अवयव रिपीट नहीं होंगे। यहां देखो 3 बार जो है, यहां पर ये 3 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, इसलिए। ठीक, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। आराम से समझते जाना, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक उदाहरण खत्म नहीं करूंगा, ये ध्यान रखना। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक उदाहरण खत्म नहीं करूंगा, करवाता जाऊंगा। आपके पास में एक शब्द है इंग्लिश में, लॉयल, ठीक है? क्लियर? ये मान लो ए समुच्चय है। क्या है बेटा? समुच्चय बी है। ए को छोड़ो, बी ले लेते, अब समुच्चय बी है। अब आपको इसको लिखना है किसमें? रोस्टर रूप में लिखना है। इस लॉयल शब्द को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है? कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले तो मंजिला कोष्ठक में लिखेंगे। बहुत सही। मुझे ये बताओ, रिपीटेशन किसका है? एल। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। एक ही बार लिखेंगे बेटा, एक ही बार। कितनी बार लिखेंगे? एक ही बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा LOYA,
और इनके बीच में कॉमा जरूर लगाना है और इसको मंजिला ब्रैकेट को बंद कर देना है। क्लियर? चलो, हमने एक और चीज कही यहां पर, अवयव के क्रम को आप आगे पीछे कर सकते हो। अवयव के क्रम को आगे पीछे करो। आपको y पहले लिखना है, a बाद में लिखना है, o पहले लिखना है, l बाद में लिखना है, ऐसे लिख दो। आपको a o l y लिखना है, ऐसे लिख दो। यहां पर क्रम का कोई पंगा ही नहीं है। ठीक है, समय बताइए कि क्लास कब कब चलती है। बेटा मैथ की क्लास जो है वीक में 2 दिन होगी, शनिवार को होगी, बुधवार को होगी, शाम को 7 बजे होगी। बाकी दिन अदर सब्जेक्ट की क्लास, जैसे एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बायो, है ना, फिजिक्स, इस तरह से क्लासें होगी आपकी। ओके, क्या यहां तक सभी को समझ में आया? दिल से बताना, फटाफट से बताओ भाई, दिल से सारे बच्चे बताना, क्या मजा आया? स्मॉल लेटर में ना? हाँ बेटा स्मॉल लेटर में, ठीक है। लेकिन आपको ये शब्द दिया गया, मैंने आपको एक फॉर्म बताया है सिर्फ, ठीक है। यहां मैंने आपको फॉर्म बताया है इसका। क्लियर? आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, L O Y और A। क्लियर? क्लियर है? मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको एक फॉर्म बताया। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि तीसरा एग्जांपल आपका आता है 20 तक विषम प्राकृत संख्या, 20 तक विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, अब आपको इसको लिखना है, किसके रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में लिखना है। मान लो ये कोई समुच्चय C है, ठीक है, इसको लिखना है। तो ये हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। क्या किया हमने क्या किया यहाँ पर? मंजिला कोष्ठक में लिखा अवयवों को। ठीक है, ये अंदर क्या लिखे जा रहे हैं? अवयव। इनके बीच में कॉमा लगाया हमने और अवयव का रिपीटेशन भी नहीं हुआ है। क्लियर? यही तो करना है और कुछ नहीं। अब बताओ, क्या किसी के माइंड में कोई डाउट? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आ रहा हो? कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रॉब्लम हो? बताओ भाई मुझे फटाफट से। क्लियर है? बताओ भाई जल्दी से, क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट? मन में मत रखना बस, क्योंकि तुम्हारे मन में अगर डाउट रहेगा तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। बस तुम्हारे मन में डाउट ही नहीं रखना है मुझे। चलें आगे। ऑल क्लियर? क्या समझ में नहीं आया? संतोष कुमार बोल बेटा। पंद्रह विषम प्राकृत संख्या है ना भाई, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक दो उदाहरण और लें, एक दो उदाहरण और लें, हाँ या ना? बता दो भाई, एक दो उदाहरण और लेने हो तो बोल दो, ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो और लेते हैं। चौथा, अंग्रेजी वर्ण के स्वर, अंग्रेजी वर्ण के स्वर, इसको आपको लिखना है, ठीक है, इसको आपको लिखना है रोस्टर रूप में। अंग्रेजी वर्ण के स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। क्या करोगे? इनको मंजिला कोष्ठक में बंद कर दोगे, बस। क्लियर? अब तो आगे समझ में। किसी के पास 11th की बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, शांति रखना, बिना बुक के आपको सारा काम हो जाएगा यहाँ पर अभी हाल फिलहाल के लिए। आगे ले लेंगे अपन, ठीक है, आप लोगों के मिल जाएगा। एल को रिपीट नहीं करते हैं क्या सर? बेटा देखो यहाँ पर एल 2 बार आ रहा है, कोई भी शब्द अगर 2 बार आएगा तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक। और लेता हूं एग्जाम्पल, जैसे यहीं पर बता देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब देखो यहां पर रिपीटेशन किस किस का हो रहा है? एक तो टी का रिपीटेशन हो रहा है, टी जो है 2 बार आ रहा है, और ओ 2 बार आ रहा है, ओ भी 2 बार आ रहा है, ठीक है, और आर भी 2 बार आ रहा है। ये सब कितने बार आ रहे हैं? 2 बार आ रहे हैं। कितने टाइम्स आ रहे हैं बेटा? 2 टाइम्स आ रहे हैं। ये सब कितने टाइम्स आ रहे हैं? 2 टाइम्स आ रहे हैं। तो हम एक एक बार लेंगे इनको, बस। कितनी बार लेंगे? एक एक बार लेंगे, है ना। एक बात और मैं बता दूं, अगर कोई बच्चा ये सोचे कि सर ये ए, ई, आई, ओ, यू
इस तरह से मैं लिख देता हूं, क्या ये मेरा सही होगा समुच्चय में? नहीं भाई, ये मंजिला कोष्ठक नहीं है, मंजिला कोष्ठक बनाना है, ये ध्यान रखना। क्या बनाना है? मंजिला कोष्ठक बनाना है। क्लियर? ओके, आगे बात समझ में? TRIGONOMY, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रश्न कैसे आएंगे इसके? शांति रखो, सब बताएंगे प्रश्न कैसे आएंगे। पहले छोटी छोटी चीजें तो सीखो, थोड़ा कम खाना सीखो पहले, है ना। मीठा पता है एक साथ सारा आ जाता है ना, तो खाते तो इतना सा ही, बाकी जो है वेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा मीठा आता है ना, खाने के बाद में खाते हैं तो हमारा काम जो है आसान हो जाता है, होता है ना। क्लियर? बताओ बेटा रिया, क्या बात सुने आपकी? चलो भाई, 3 बार आए तब भी एक ही बार लिखोगे, 4 बार आए तब भी एक ही बार लिखोगे। रिपीटेशन हो रहा है मतलब एक ही बार लिखना है उसको, चाहे 3 टाइम्स आए, 2 टाइम्स आए, 5 टाइम्स आए, 7 टाइम्स आए, 1 टाइम ही लिखोगे आप उसको। क्लियर? और बताओ क्या है यार? इलाहाबाद का में, इलाहाबाद में देखो ए बार बार आ रहा है तो ए को एक ही बार लिखोगे, एल को एक ही बार लिखोगे, ठीक है। रिपीटेशन जिनका हो रहा है उनको 1 टाइम ही लिखना है बस। चलें आगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे वाले रूप को देख लें, तुम्हारा अगर परमिशन हो थोड़ा बहुत, है, वरना तुम कहोगे कि सर नहीं नहीं। चलो अगला देखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, अगला आता है आपके पास में समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। अब देखो समुच्चय निर्माण रूप को कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा बच्चों को इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको एकदम ध्यान से समझना। पहला उदाहरण है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहता कि रोस्टर रूप में लिखिए, क्या कहा मैंने? अगर मैं तुमको कहता कि इसको रोस्टर रूप में लिखो तो तुम फटाफट से क्या करते? फटाफट से यहां मंजिला ब्रैकेट बनाते, 1 3 5 7 और 9, और ये ब्रैकेट बंद कर देते, कहानी खत्म। ये रोस्टर रूप आ जाता तुम्हारा, है ना। लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। किस में लिखो? समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में? ये अब ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझना, है ना, एकदम आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर? क्लियर? बताओ भाई, बताओ जल्दी से, समुच्चय निर्माण रूप की तरफ चलें। बताओ बेटा जल्दी से। हाँ 1 3 5 7 सही है। हम क्या कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप में कि अवयव को जो है हम क्या करते हैं, मंजिला कोष्ठक में किसी संकेत के द्वारा गुणधर्म के रूप में लिखते हैं। ठीक, तो पहले तो यहां पर बना दो मंजिला कोष्ठक। ठीक है, अब हमें दिया है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो हम मान लो इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? x से। संकेत क्या लेते हैं? x। ये 2 बिंदी का मतलब होता है, ये जो 2 बिंदी नजर आ रही है इसको कहते हैं हम सच दैट। क्या कहते हैं? सच दैट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सच दैट कहते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में? और इतना आसानी से पढ़ाने के बाद भी अगर तुमको नहीं समझ में आता है, कोई बच्चा अगर मुझसे ये कहता है, तो पहली बात मैं कह देता हूँ बेटा तू खुद कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लास में अगर 1000 बच्चा है, 100 बच्चा है, 50 बच्चा है या 10 बच्चा है, अगर उसमें से 90% को समझ में आ रहा है, 95 को समझ में आ रहा है और 2-5% को नहीं आ रहा है, तो शायद या तो वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलो तो समुच्चय का निर्माण रूप देख लेते हैं हम। समुच्चय निर्माण देखो, अगर तुमको इधर उधर ही जाना है ना कि इसकी क्लास उतनी बजे होती है, उसकी इतनी बजे होती है, तो भाई तुम अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, दूसरे का भी करते हो, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टियां हैं, तो बेटर है पढ़ लो यार। कोई टीचर अगर तुमको सिखाना चाहता है तो सीख लो, नहीं सीखना है तो अपने हिसाब से मस्त रहो घर में, है ना। चलो तो इसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट के रूप में। तो हमने संकेत क्या ले लिया? एक्स। क्या ले लिया बेटा? एक्स। ठीक है, एक्स 10 से कम विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। बस इस तरह से हम लिख देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो दूसरा,
जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये रोस्टर रूप हो गया अंग्रेजी वर्ण के स्वर। तो ये इसको अगर आप लिखते हो, इसको अगर आप लिखते हो किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में, कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्ण के स्वर हैं, अंग्रेजी वर्ण, एक्स अंग्रेजी वर्ण के स्वर है, ठीक है। चलो भाई और बताओ, क्लियर है, आगे बात समझ में, हाँ या ना, बोलो बेटा, क्या यहां तक समझ में आ गई बात, और बताओ एग्जांपल, और एग्जांपल बताऊं। जैसे कि मान लो आपको कोई समुच्चय दिया जाए, ठीक है, 1, 4, 9, 16, ये आपके पास समुच्चय है, आपको कहा गया कि भैया इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, किस में लिखो, समुच्चय निर्माण रूप में। क्या होगा इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है यहां पर, एक्स क्या है यहां पर, क्या है एक्स, आप देख रहे हो कि ये 1 का वर्ग है, क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। तो आपको यहां पर समझ में आ गया कि x 5 से छोटी प्राकृत संख्या का वर्ग, क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग। ओके, अब बात समझ में आई या नहीं आई, इतना सा बताओ भाई, बोलो बेटा, अब समझ में आ गई बात, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट, हाँ या ना। ठीक है, और बताओ, और एग्जांपल लें, और एग्जांपल लें, चलो जैसे कि हम और ले लेते हैं, ये तीसरा, ठीक है, चौथा रोस्टर रूप था, आपको जैसे दिया है 2 और 3, इसको लिखना है ना, इसको लिखना है किसमें, आपको इसको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में। तो क्या लिख सकते हो आप, x जो है क्या है, x 12 के अभाज्य गुणनखंड है, क्या है ये, 12 के अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अब समझ में आ गया या अभी भी किसी को दिक्कत है, बोलो भाई जल्दी से, यहां तक सभी को समझ में आया हो तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चले। सेकंड वाला बहुत इजी है, हाँ बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा। चलो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर लो और इसको माइनस कर लो, ये आपको दिया गया है, और आपको कहा जाए कि इसको रोस्टर रूप में लिखो, किस में लिखो, रोस्टर रूप में लिखो, कैसे लिखोगे, आपको कहा जाए कि इसको रोस्टर रूप में लिखना है, कैसे लिखोगे बेटा, बताओ भाई, आपको कहा गया है कि आपको इसे रोस्टर रूप में लिखना है, कैसे लिखोगे। देखो तुमको एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर कोई भी फैकल्टी 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ाता है ना, तो मैं ये मानता हूं कि एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाए जो ज़्यादा सही रहता है। मैं किसी का ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी के अपोजिट नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि कोई भी टीचर अगर 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाता है ना, तो यार कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें जो है मिस कर देता है। अब रोहित शर्मा को कहते हैं हम कि भाई क्रिकेट भी खेल लो, फुटबॉल भी खेल लो, है ना, टेनिस भी खेल लो, या धोनी को कहते हैं कि भाई क्रिकेट खेल रहे हैं धोनी, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, और जो है यहाँ पर बास्केटबॉल भी खेल रहे हैं, तो भाई परफेक्टनेस तो किसी एक ही गेम में होंगी ना, ऐसा थोड़ी कि सारी गेम में इक्वल हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो इसलिए अगर एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है ना, तो विश्वास रखना वो तुमको बहुत आगे तक ले जाएगा, और तुम जो है पूरे अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, उसकी सही राह पर चले रहे तो धन्यवाद। फिर तुमको पता है, तुम खुद समझदार हो, बाकी ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलो तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसके गुणनखंड करने हैं, कैसे करोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, ये कर सकते हैं हम, या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x लिखेंगे तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड अगर आप करोगे तो आपको सीधा सा पता है x प्लस 2 और x माइनस 1 ही आएगा, डायरेक्ट गुणनखंड पता है ना, ठीक है। तो क्या आएंगे इसके गुणनखंड, x माइनस एक्स और x प्लस 2 बराबर 0।
तो x माइनस 1 बराबर 0 कर दो, x प्लस 2 बराबर 0 कर दो। तो x का मान यहाँ से आया 1, x का मान यहाँ से आया माइनस के 2। क्लियर? तो आपके पास में एक समुच्चय है ये, यहाँ से आपको मिलेगा 1 और यहाँ से मिलता है 2 माइनस के। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये हो गया इसका रोस्टर रूम। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? बोलो भाई जल्दी से, सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? चलो, अब आपको एक एग्जांपल दिया है। क्या दिया है? x सच डेट x एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर जो है लेस देन है किससे? 40 से। आपको इसका रोस्टर रूप लिखना है। एक क्वेश्चन ये दिया है, x एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर जो है वो छोटा है 40 से। इसको रोस्टर रूप में लिखिए। कैसे लिखोगे? आपके क्वेश्चन आएंगे ना, या तो इस तरह से आएंगे या इस तरह से आएंगे। ठीक है, कैसे लिखोगे भाई इसको? क्या किसी का कोई आइडिया है दिमाग में? बोलो भाई। देखो मैं आपको बताता हूं, समझना। पहले तो धन पूर्णांक की मैं बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं? धन पूर्णांक। पूर्णांक आपको पता है ना क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं जिसमें ऋणात्मक मान भी हो और धनात्मक मान भी हो। क्लियर? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर रहेगा ये सारा क्या रहेगा? आपका धन पूर्णांक, पूर्णांक रहेगा। और धन पूर्णांक कौन सा रहेगा? प्लस प्लस वाला मान जो रहेगा वो सारा आपका धन पूर्णांक रहेगा। अब यहां से धन पूर्णांक की बात हो रही, मतलब z प्लस की, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाले मान की 40 से कम एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। लेकिन आपको यहां पर कहा गया है 40 से कम मान। तो 40 से कम मान आपको कौन से मिल रहे हैं बेटा? 40 से कम मान जो है आपको यहां तक मिल रहे हैं। अर्थात एक समुच्चय आपके पास में a मतलब 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही आपको इसका रोस्टर रूप मिलता है। बस। क्लियर? आगे बात समझ में? सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? बता दो बेटा जल्दी से। सभी को यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं? हाँ या ना? क्लियर? चलो, इसके अलावा जैसे कि हमारी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन दिया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या ये समुच्चय है? हमें बुक का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि क्या पहला क्वेश्चन में जो है इसमें समुच्चय कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो भाई जे से कौन कौन शुरू होता है? एक तो जून और एक होता है जुलाई। ठीक है, तो बस ये 2 ही महीने है ना। मेरे हिसाब से भी वही है, आपके हिसाब से भी यही है, थर्ड पर्सन से पूछोगे तब भी यही है। क्या इसका मान चेंज होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा समुच्चय है। ठीक, चलें नेक्स्ट की तरफ। चलो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। 10 प्रतिभाशाली लेखक मेरे अनुसार, मान लो एक मिस्टर गुप्ता जी, एक प्रदीप है, एक अनिल है, एक उत्कर्ष है, एक भोला है, संजीव है, मनोज है, अर्जुन है, संजना है, मुस्कान है। क्लियर? आगे बात समझ में? मान लो तुमसे पूछा जाए, सिंपल गर्ल से पूछा जाए, सिंपल गर्ल कहेगी कि हरिवंश राय बच्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, और कौन है भैया? कालिदास है, और कौन है? रविदास है, श्यामदास है, नरेंद्र है, गुड़िया है। तो उसके अनुसार जो है 10 प्रतिभाशाली लेखक अलग होंगे। किसी तीसरे से पूछा जाए, वो कहेगा चेतन भगत है, वो कहेगा कि अमित कुमार है, अतुल कुमार है, मनीष है ना। तो अलग अलग नाम बताएंगे सब। तो क्या ये समुच्चय है हमारा? नहीं है, ये हमारा समुच्चय नहीं है। अच्छा, जनवरी को भी तो भूल गए हम, जनवरी को भी तो भूल गए। ठीक है, तो जनवरी भी आ गया इसमें। क्लियर? मतलब आप इन्हें काउंट कर सकते हो, आप इन्हें काउंट कर सकते हो। क्लियर? तो यहां पर आप इनका चाहे क्रम चेंज करके लिखो, जनवरी, जून, जुलाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बस इनको मंजिला कोष्ठक में लिखना है। चलो भाई,
विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। 11 बल्लेबाज, कोई कहेगा रोहित शर्मा है, धोनी है, सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धन है, शेन वॉर्न, बल्लेबाज बना दो शेन वॉर्न को, स्पिनर को भी कोई दिक्कत नहीं, मुरलीधरन इसको भी बना दो, क्या दिक्कत है। कोई कहेगा हार्दिक पांड्या भी ठीक कर लेता है, बैटिंग अच्छी करता है, क्रिस गेल कहेगा, कोई कहेगा शिव नारायण चंद्रपोल, कोई कहेगा लारा, है ना। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा जडेजा, धोनी, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ठीक है, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग और माइकल वॉक। तो सबके अलग अलग मान आएंगे, तो ये भी हमारा क्या है, समुच्चय नहीं है, ये भी हमारा समुच्चय नहीं है। तो कुल मिला के जिसमें सभी के मान सेम आ रहे हो, जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदल रहे हो मान, उनको हम कहते हैं सुपरिभाषित। तो जो सुपरिभाषित होंगे वही समुच्चय होंगे, बाकी नहीं होंगे। क्लियर, आगे बात समझ में, चले आगे। चलिए भाई, तो ये बाकी के क्वेश्चन से आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। और इसके अलावा आप लोगों को एक बात मैं और बता देता हूँ, आप लोगों को होमवर्क करना है। क्या करना है, होमवर्क, ठीक है। चाहते हो कि आज के इस टॉपिक से रिलेटेड हमको होमवर्क मिले, तो कहाँ मिलेगा वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आई होप आज के इस सेशन में आप सभी को खूब मज़ा आया होगा। हमारी जो फर्स्ट क्लास रही, इसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छी और नई चीज़ें सीखी। आपको होमवर्क जो है, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक नज़र आ रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे सीधा होमवर्क पर पहुंचोगे। वो होमवर्क करना है आपको और सबमिट करवाना है, ठीक है। क्योंकि डेली प्रैक्टिस आप लोगों की ज़रूरी है। जो चीज़ सीखी है आपको पता तो चलना चाहिए कि क्या है वो मुझे आती भी है या नहीं आती है। क्लियर है। और यूपी बोर्ड वाले का रिजल्ट जो है वो अप्रैल में आ जाएगा, पहले बता चुके हैं ये चीज़ तो हम, है ना। डेली का टाइम जो है इस पर चैनल पर आपकी 11th क्लास की क्लासेज होने वाली, जो शाम को 7 बजे होगी। मेरी क्लास जो है वो आपकी बुधवार और शनिवार, ठीक है, वीक में 2 दिन होगी, 7 बजे। कितनी बजे होगी, 7 बजे। क्लियर, ये ध्यान रख लेना आप। इसके अलावा आई होप सेशन में सभी को मज़ा आया होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। अगर सेशन में दिल से मज़ा आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी जो ये फर्स्ट क्लास है ये कैसी रही है, ठीक है। तो जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना 11th क्लास जो है आपकी फर्स्ट क्लास कैसी रही, कितनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। होमवर्क करना कोई भी मत भूलना। इसके अलावा और चीज़ मैं बता देता हूँ एक और, अगर आप लोगों को लगता है डाउटनेट पर बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाया जाता है सब कुछ, तो आप लोग चाहें तो प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं किन टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है, क्यों आपने इस ऐप को जो है यहाँ पर सेलेक्ट किया है, कितना हेल्पफुल है आप लोगों के लिए ये डाउटनेट ऐप। तो वहाँ पर भी आप लोग जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो बिल्कुल भूलने का नहीं और ज़रूर करने का, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं, कब मिलेंगे अब मिलेंगे हम शनिवार को, कितनी बजे, शाम को 7 बजे। भूलेगा कोई भी नहीं, ये ध्यान रखना। कौन कौन आ रहा है भाई शनिवार को, फटाफट से बताओ। शनिवार को कौन कौन आ रहा है क्लास में, बताओ भाई जल्दी से। आप लोगों में से कौन कौन आ रहा है शनिवार को शाम को 7 बजे, एक बार मुझे पता तो चल जाए। ओके, सारे आ रहे हैं। चलो भाई, तो फिर सभी का इंतजार रहेगा शनिवार को शाम को 7 बजे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में सभी को मजा आया होगा, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।